आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत में तीसरी लहर की आहट। देश में ओमिक्रॉन की बढ़ी रफ्तार, महाराष्ट्र में 23 नए केस। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीएम और सीईसी से चुनाव टालने की अपील। मैं पिछड़ी नहीं अति पिछड़ी जाति से हूं, क्या गैर यादव ओबीसी वोटर से फिर उज्ज्वला होगी योगी की किस्मत। पीड़ितों को गाली देने के बाद मांझी का ब्राह्मण भोज का ऐलान, निमंत्रण पर आने वालों के लिए अनोखी शर्त। वुहान में वायरस मिलने के 2 साल बाद चीन में फिर लगा सबसे बड़ा लॉकडाउन। गांव से लेकर शहर तक डिमांड, आने वाली है नई बोलेरो, बदलेगा लुक। आमिर खान की तीसरी बेगम बनी फातिमा सना शेख हो गया निकाह, जाने वायरल हो रही तस्वीरों का सच। कपिल देव 1983 के साथ ही यशपाल शर्मा को याद कर हुए भावुक। और चेतेश्वर पुजारा ने बताया, दक्षिण अफ्रीका में टीम इंडिया की जीत के मौके क्यों हैं ज्यादा। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मूल वायरस के मुकाबले 3 गुना रफ्तार से फैल रहा है। भारत में नए वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला 2 दिसंबर को मिला था, लेकिन महज 19 दिनों में ही इसकी चपेट में आने वालों की संख्या 200 हो गई है। इसके विपरीत मूल कोरोना वायरस से संक्रमण के 200 मामले मिलने में 60 दिन लगे थे। इस लिहाज से ओमिक्रॉन के फैलने की दर मूल वायरस के मुकाबले 318% है। ओमिक्रॉन ने इस दौरान जहां प्रति औसत 10.5 लोगों को संक्रमित किया, वहीं शुरू के 2 महीने के दौरान मूल वायरस के प्रति केवल 3.3 लोग संक्रमित हुए थे। देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला वर्ष 2020 में 30 जनवरी को दर्ज किया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 2020 को कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 200 हो गई थी। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इसके बाद से यह लगभग 100 देशों में फैल चुका है। यही वजह है कि भारत में इसके तेज प्रसार को देखते हुए तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हो गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में ओमिक्रॉन के नए केस आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 300 के पार चली गई है। महाराष्ट्र में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 23 नए संक्रमित मिलने के बाद राज्य में नए वेरिएंट से पीड़ितों की संख्या 88 पहुंच गई। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रात 10 बजे कोविड टास्क फोर्स की बैठक बुलाई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले आदेश तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में कल मिले नए केसों में 13 मरीज पुणे में मिले हैं, तो 5 मुंबई में, 2 उस्मानाबाद में, ठाणे, नागपुर और मीरा भाईंदर में एक केस की पुष्टि हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रात 10 बजे अहम बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से बताया गया है कि टास्क फोर्स के साथ यह बैठक रात 10 बजे हुई। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार पाबंदियों को बढ़ाने का भी फैसला ले सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वह चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से करे। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं एवं रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। जस्टिस ने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। यह टिप्पणी जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत को मंजूर करते हुए की है। बता दें कि संजय यादव के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट एरिया में मुकदमा दर्ज है। हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा है कि आज इस न्यायालय के समक्ष लगभग 400 मुकदमे सूचीबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत अभी अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। दोनों ही यूपी चुनाव के नतीजों को किसी एक ओर झुका सकता है। वोटों में ओबीसी की भागीदारी लगभग 54% है। महिलाएं तो आधी आबादी है, पर मतदाता सूची में इनका हिस्सा लगभग 45% है। जब बूथ तक पहुंचने की बारी आती है तो महिलाएं आगे रहती हैं। 2017 के यूपी चुनाव में 63% से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। पुरुषों का वोट प्रतिशत सिर्फ 60 रहा था।
ये दोनों ही वोटर ग्रुप पड़ोसी बिहार की राजनीति को 20 साल से तय करता आ रहा है। नीतीश कुमार ने महिलाओं में खास जगह बनाई, जातीय गोलबंद तोड़कर इसी तरह गैर यादव ओबीसी वोटरों को एकजुट करने का फलदायी प्रयोग भी वहां सफल रहा। इसी हथियार का इस्तेमाल अमित शाह ने 2017 के यूपी इलेक्शन में किया था। निषादों, कुर्मियों, राजभर जैसे छोटी छोटी जातियों को ओबीसी के बड़े गैर यादव तबके के साथ लाकर जाल बुना गया, जिसमें अखिलेश बुरी तरह फंस गए। नीतीश की तरह महिला कार्ड इस बार कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने चला है, पर देर से आई है। लड़ सकती हैं, कितना लड़ती हैं ये देखना बाकी है। ब्राह्मण पंडितों को गाली देकर विवादों में आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब उनके लिए अपने आवास पर भोज का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अनोखी शर्त रख दी है। जीतन राम मांझी ने 27 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अपने सरकारी आवास पर ब्राह्मण भोज का आयोजन किया है। इस भोज में ऐसे ही पंडितों को निमंत्रण दिया गया है जिन्होंने कभी मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया है और कभी चोरी डकैती नहीं की हो। इसके साथ ही मांझी ने ब्राह्मण पंडितों के खिलाफ हमला जारी रखा। गुरुवार को उन्होंने अखबार के कतरन की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा है कि चोर को चोर ही कहूंगा। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया है कि जीतन राम मांझी इस भोज में खुद अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोज परोसेंगे। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम में सिर्फ वही लोग आए जो मांस मदिरा न खाने और चोरी डकैती न करने वाली शर्तों को पूरा करते हो। चीन ने लगातार बढ़ रहे कोविड के प्रकोप पर रोकथाम करने के लिए गुरुवार को पश्चिमी शहर शियान में लॉकडाउन कर दिया है। इस कदम को वुहान में कोविड महामारी के शुरू होने के बाद उठाए गए सबसे बड़े कदमों में जैसा देखा जा रहा है। चीन ने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का उल्लेख करते हुए कहा है कि वायरस की रोकथाम के लिए यह जरूरी है। चीन ने शियान शहर के लोगों से कहा है कि वे अपने घरों में ही रहे और परिवार के किसी एक व्यक्ति को हर दूसरे दिन जरूरत के सामान लाने के लिए अनुमति दे। इस शहर में 1 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं। चीन ने शहर में बाहर गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी लोकप्रिय एसयूवी मॉडल बोलेरो का नया फेसलिफ्ट वेरिएंट अगले महीने लॉन्च करने जा रही है। बोलेरो की लोकप्रियता करीब 2 दशकों से बरकरार है। खासकर ग्रामीण भारत में बोलेरो को काफी पसंद किया जाता है। ऑटो इंडस्ट्री पर फोक्स्ड पोर्टर रसलेन के अनुसार महिंद्रा बोलेरो के इस फेसलिफ्ट वेरिएंट में कुछ मामूली बदलाव करने जा रही है। अपनी कंपनी अपने इस लोकप्रिय मॉडल में लगातार बदलाव करती रहती है। अब नए अपडेट में कंपनी ने लुक पर काम किया है। कंपनी ने बोलेरो के फेसलिफ्ट वेरिएंट में फ्रंट लुक में बदलाव किया है। इसके अलावा कंपनी उपलब्ध रंगों के विकल्प में भी बदलाव करने जा रही है। आमिर खान ने जब से अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से तलाक लिया है, तभी से सोशल मीडिया पर आए दिन उनके और फातिमा शना शेख के रिश्तों को लेकर कोई ना कोई कयास लगते रहते हैं। इसी क्रम में अब सोशल मीडिया पर दोनों की शादी के दावे होने लगे हैं। इन दावों को साबित करने के लिए एक तस्वीर शेयर की जा रही है जिसमें आमिर खान सफेद कुर्ते में है और फातिमा को गोल्डन साड़ी में दिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है, फातिमा शेख वही अभिनेत्री है जिन्होंने फिल्म दंगल में आमिर खान की बेटी का किरदार निभाया था। फातिमा ने गीता फोगाट की भूमिका अदा की थी। आज आमिर खान की बेगम हो गई है। खैर, ये उनका निजी मामला है, मगर ये ही आमिर खान सत्यमेव जयते प्रोग्राम बनाकर दूसरे की कुरीतियों, बाल विवाह, बहु विवाह और दहेज प्रथा पर जरूर बोलेंगे। रणवीर सिंह की फिल्म 83 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 24 दिसंबर यानी आज फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में रणवीर पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव का रोल निभा रहे हैं। भारत ने पहली बार 1983 में वनडे वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में लॉर्ड्स के मैदान वेस्टइंडीज को हराकर जीता था। कबीर खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म भारत की ऐतिहासिक जीत पर आधारित है। फिल्म का जमकर प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन के दौरान ही एक टीवी शो में पहुंची 1983 क्रिकेट टीम अपने दिवंगत साथी यशपाल शर्मा को याद कर भावुक हो गई। 1983 में इंडियन क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप जीतकर क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षर से उन पलों को अमर कर दिया। कपिल इस टीम के कप्तान थे, लेकिन पूरी टीम ने इस जीत के लिए जान लगा दी थी। इसी ऐतिहासिक जीत पर बनी फिल्म 83 रिलीज होने से पहले ही चर्चाओं में है। शो को लेकर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर क्रिकेट की जीत की अभूतपूर्व कहानी शेयर की जा रही है।
मध्यम क्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा है कि भारत का मौजूदा बल्लेबाजी क्रम दक्षिण अफ्रीका में तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल पिचों पर मिलने वाले मूवमेंट से निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम दक्षिण अफ्रीका में अच्छा प्रदर्शन करेगी। पुजारा ने कहा है कि हाल में विदेश में मिली जीत से भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है और इसका प्रभाव रविवार से शुरू होने वाले 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में नजर आएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें चेतेश्वर पुजारा ने कहा, जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो आप जानते हो कि वहां तेजी और उछाल होगी और गेंद आखिरी पलों में मूव करेगा। भारत से बाहर तेज गेंदबाजों का सामना करना हमेशा बड़ी चुनौती होती है।